ओके, स्टार्ट करते हैं एथिक्स। और एथिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में कि अलग अलग सोसाइटीज में अलग अलग तरीके की वैल्यूज डेवलप होने के पीछे क्या रीजन है, क्या वजह है। तो उसमें से हमने कई 5 वजह देखी थी और 5 वजहों में से हमने 2 वजह यानी 2 रीजन्स को हमने डिस्कस किया था, है ना। क्या हमने किया था? वैल्यूज, पहले डिफरेंट इन वर्ल्ड क्यों थी, तो इनके रीजन क्या थे? रीजन क्या थे? 5। तो हमने देखा था कि एक तो ज्योग्राफिकल ज्योग्राफिकल रीजन था, फिर पॉपुलेशन के हिसाब से डेमोग्राफिकल डेमोग्राफिकल फिर उसके बाद रिलीजियस रिलीजियस या आइडियोलॉजिकल आइडियोलॉजिकल फिर चौथा आता है कि भाई वहाँ की इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल और 5वां आता है पॉलिटिकल। इसमें से हमने ज्योग्राफिकल और डेमोग्राफिकल ये समझ लिए थे, है ना। ज्योग्राफिकल में हमने देखा था कि भाई कहीं की अगर, हाँ, क्लाइमेट और रिसोर्सेज के बारे में देखा था कि रिसोर्सेज में हमने एक एग्रीकल्चर को एज अ रिसोर्स लिया था कि जहाँ पर एग्रीकल्चर होगी वहाँ पर वेजिटेरियनिज्म ये वैल्यूज अच्छे से डेवलप होगी, जहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छा नहीं होगा वहाँ पर नॉन वेजिटेरियनिज्म ये डेवलप होगा। उसके बाद क्लाइमेट में हमने देखा था कि कोल्ड क्लाइमेट है कि वार्म क्लाइमेट है। कोल्ड क्लाइमेट है तो लोगों में काम करने की क्षमता ये वैल्यू डेवलप होगी, है ना। वो हार्ड वर्क करेंगे। वहां पर शराब दारू वगैरह ये सब जो है एक पॉजिटिव सेंस में देखा जाएगा क्योंकि उनको सर्वाइवल की बात होती है। और वहीं हॉट क्लाइमेट में लेजीनेस हो गया, कम काम करना हो गया, और जो है शराब दारू को बैन करना, ये एक वैल्यूज डेवलप होती है। उसके बाद डेमोग्राफिकल में हमने देखा था कि भाई जहाँ पर पॉपुलेशन पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेटेड हो सकती है, अंडर पॉपुलेटेड हो सकती है। ओवर पॉपुलेटेड है तो कंपटीशन बहुत अधिक होगा, लाइफस्टाइल अच्छी नहीं होगी, ठीक है, क्रिएटिविटी लोगों में कम होगी। अंडर पॉपुलेशन में जो कंपटीशन कम होता है, लोगों की लाइफ स्टाइल अच्छी होती है, वहां के लोगों में क्रिएटिविटी ज्यादा होता है। फिर हमने डाइवर्सिटी की बात करी थी उसी के अंदर कि डाइवर्सिटी में कहीं पर जनसंख्या होमोजीनस हो सकती है, कहीं पर हेट्रोजीनस हो सकती है। होमोजीनस यानी एक रिलीजन के लोग रहेंगे तो उनमें जो कहते हैं ऑर्थोडॉक्स की भावना आएगी, मतलब पुरानी विचारधारा को फॉलो करेंगे। उसके बाद रिजिडिटी ज्यादा रहेगी, है ना। और वहीं अगर हम हेट्रोजीनियस की बात करें तो सब लोग मिलजुल कर रहेंगे, को एग्जिस्टेंस वाला जो वैल्यूज उनके अंदर आएगा, लोग एक दूसरे को टॉलरेट करना सीखेंगे, पेशेंस उनके अंदर आएगा। उसके बाद हमने सेक्स रेशियो के बारे में समझा था, जेंडर रेशियो जिसको कहते हैं, सेक्स रेशियो या जेंडर रेशियो, कि कहीं पर मेल की संख्या ज्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल तो वहां पर एक महिला कई पुरुषों के साथ विवाह करेगी, पॉलीएंड्री कहलाएगा। फीमेल की संख्या ज्यादा है एज कम्पेयर टू मेल तो एक पुरुष कई महिलाओं से शादी करेगा, पॉलीगेमी कहलाएगा। और मेल फीमेल की संख्या सेम है तो मोनोगेमी होगी, मतलब एक इंसान से शादी करेगा। ये चीज हमने समझा था, इसके एग्जाम्पल भी देखे थे। अब हम ये समझते हैं कि रिलीजियस या आइडियोलॉजिकल रीजन्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, रिलीजियस या आइडियोलॉजिकल रीजन यहाँ हम समझते हैं। तीसरा चीज रिलीजियस या आइडियोलॉजिकल रीजन, रिलीजियस या आइडियोलॉजिकल रीजन। अच्छा, एक सोशोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था मैक्स वेबर। मैक्स वेबर क्या थे? सोशोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट का समाज को स्टडी करने वाले। इन्होंने एक किताब लिखी, प्रोटेस्टेंट एथिक्स। मैक्स वेबर की किताब का नाम क्या है? प्रोटेस्टेंट एथिक्स, ठीक है, प्रोटेस्टेंट एथिक्स। जैसे ईसाइयों में दो ईसाई होते हैं ना, एक होते हैं कैथोलिक जो पुराने विचारधारा को मानते हैं, दूसरे होते हैं प्रोटेस्टेंट जो नई विचारधारा को मानते हैं। उसी तरीके से इनकी किताब का नाम था प्रोटेस्टेंट एथिक्स। इन्होंने लगभग 6 अलग अलग रिलीजन की स्टडी करी,
कितने रिलीजन की? 6 रिलीजन। और उन्होंने बहुत सारे अपने मत दिए, मतलब कि अपने पॉइंट्स रखे। उनमें हम समझते हैं कि उन्होंने क्या बात करी। ठीक है, जैसे उन्होंने कहा कि कहीं पर आइडियोलॉजी कैसी होगी या वैल्यूज कैसे होंगे, डिपेंड करेगा कि वहां का जो रिलीजन है उसका नेचर कैसा है। नेचर ऑफ रिलीजन, नेचर ऑफ रिलीजन। जब हम नेचर की बात करते हैं तो मैंने बताया कि जो ईसाई होते हैं, एक तो होते हैं कैथोलिक और एक होते हैं प्रोटेस्टेंट। अब देखो, जो कैथोलिक विचारधारा के ईसाई होते हैं, ये बिलीव करते हैं भगवान में, मतलब कि ट्रांसडेंटल यूनिवर्स में, कि ये दुनिया जो है, ये दुनिया एक माया जाल है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें यीशु की बात को सुनना है और उस स्वर्ग में जाना है। तो किस स्वर्ग नर्क, इस दुनिया को हम क्या कहते हैं? ट्रांसडेंटल वर्ल्ड। ट्रांसडेंटल वर्ल्ड, ठीक है, ट्रांसडेंटल वर्ल्ड। तो कैथोलिक विचारधारा वाले लोगों के अंदर ट्रांसडेंटल वर्ल्ड को लेकर के एक भाव रहता है। जब वो इस दुनिया को एकदम नगण्य मानेंगे तो क्या लगता है कि तुम्हें इस दुनिया में वो डेवलपमेंट की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे? वो कहेंगे कि रोड बनवाओ, जो है बिल्डिंग बनवाओ, कारखाने बनवाओ, न्यूक्लियर बम बनाओ, ये सब करेंगे? नहीं। तो ऐसे लोग जो कैथोलिक विचारधारा के थे, कैथोलिक क्रिश्चियन थे, उन लोगों में देखा गया कि वो लोग जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट अपने जहां पर वो लोग रह रहे हैं वहां के एरिया का डेवलपमेंट उनके टाइम पीरियड में बहुत कम हुआ। लेस डेवलपमेंट, लेस डेवलपमेंट, लेस डेवलपमेंट। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब धीरे धीरे, पहले तो अगर तुम इतिहास पढ़ोगे तो तुमको समझ में आएगा कि पहले जो क्रिश्चियनिटी थी वो यूरोप में बहुत एकदम जड़ जमा के रखी थी, कि क्रिश्चियनिटी में जो पोप कह देता, राजा भी उसकी बात को मानता था। लेकिन जब रेनेसा हुआ, यानी जो पुनर्जागरण हुआ, रेनेसा को पुनर्जागरण हुआ, तो कई सारे थिंकर्स पैदा हुए, लोग सोचने लगे, विचारने लगे, तो वो इस कैथोलिक विचारधारा को अपोज करने लगे, उसका प्रोटेस्ट करने लगे। वो लोग ऐसा नहीं कि भगवान को नहीं मानते, बट भगवान के साथ साथ वो लोग अपने वर्क को भी वैल्यू देने लगे, जिस दुनिया में रह रहे हैं उसे भी वैल्यू देने लगे। तब वहीं से क्रिश्चियनिटी में दो जो तबके होते हैं, दो वर्ग होते हैं, वो बट जाते हैं। एक तो जो पुराने विचारधारा को मानते थे, जो यीशु ने कह दिया वही सत्य है, जो किताब में लिखा है वही सत्य है, और दूसरे हुए जो उनका प्रोटेस्ट किए और एक अपनी आइडियोलॉजी को स्थापित किए, उन्हें कहा गया प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन। ठीक है, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन। तो प्रोटेस्टेंट जो क्रिश्चियन हुए, वो लोग ट्रांसडेंटल वर्ल्ड के बारे में बहुत कम, उनका ये नहीं माना था कि स्वर्ग वगैरह है तो हमें स्वर्ग के बारे में ही सोचना है या क्या करना है। उनके लिए ये दुनिया, जिस दुनिया में वो रह रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो वो किसके बारे में ज्यादा सोचते थे? थिंक मोर हाँ अबाउट दिस वर्ल्ड। जब इस दुनिया के बारे में सोचेंगे, तो वो इस दुनिया का डेवलपमेंट करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे? तो डेवलपमेंट उनका एरिया में ज्यादा हुआ। ठीक है, अब डेवलपमेंट कैसे ज्यादा होगा? जब वो काम को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, तो उनके लिए कर्म ही पूजा बन गई। वर्क बिकम वर्शिप। वर्क क्या हो गया? वर्शिप हो गया। वर्शिप, ठीक है, वर्क बिकम वर्शिप। उनके लिए उनका काम पूजा बन गया। अब जब ये वर्शिप है, जब वर्शिप काम उनका वर्शिप हो गया, तब अब उनके यहाँ की इकोनॉमी भी बढ़ने लगी। उनके यहाँ की, क्योंकि जब तुम्हारे सोसाइटी में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, पैसे का आदान प्रदान होगा, फिर गाड़ियां अच्छी स्पीड में जाएंगी,
जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा अच्छे से होगा, मार्केट से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो इकोनॉमी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो इनके समय में इकोनॉमी का भी विकास हुआ, इनके समय में इकोनॉमी का भी अच्छे से विकास हुआ। अब यही सारी चीजें यहाँ पर उलट हुई थी, यहाँ डेवलपमेंट कम हुआ, कैथोलिक वाले में डेवलपमेंट कम हुआ, वो लोग वर्क को अपना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देते थे, वो लोग के टाइम पीरियड में इकोनॉमी का बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हो पा रहा था, बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हो पा रहा था। एक चीज ये समझ में आया कि भाई जो रिलीजन का नेचर हो गया कि मान लो कि रिलीजन एक तो है कैथोलिक यानी जो पुरानी विचारधारा को मानते हैं, दूसरा है प्रोटेस्टेंट जो नई विचारधारा को मानते हैं, ठीक है, नई विचारधारा को। अब अगर हम बात करें कि जैसे कुछ कुछ रिलीजन ऐसे होते हैं, कुछ कुछ रिलीजन ऐसे होते हैं या रिलीजन को मानने वाले लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही रिजिड होते हैं, यानी कि अगर उनके रिलीजन के खिलाफ आपने कुछ कह दिया तो वो आपकी हत्या भी कर सकते हैं, है ना। और रिलीजन के लिए अगर हत्या कर दी जाए तो उसे हम कहते हैं ब्लास्फेमी। क्या कहते हैं? ब्लास्फेमी। ये वर्ड कई बार तुमने न्यूज में सुना होगा कि पाकिस्तान में जो ब्लास्फेमी लॉ है वो बहुत ही कठोर है कि अगर कोई मोहम्मद प्रॉफिट को लेकर के गलत सलत कहता है या कुछ भी करता है तो लोगों की भीड़ उन्हें मार देती है। तो रिलीजन का एक नेचर तो ऐसा हो सकता है कि जहां पर लोग बहुत रिजिड हो, क्या हो, रिजिड हो, और एक नेचर ऐसा हो सकता है कि जहां पर लोग लिबरल हो, लिबरल यानी खुली विचारधारा वाले हो, है ना। तो जब जहां पर रिजिड रिलीजन को मानने वाले लोग होंगे तो वहां पर क्या लगता है कि अगर तुम क्रिटिसिज्म करोगे रिलीजन का तो तुम्हारी पूजा करेंगे नहीं, वहां पर ब्लास्फेमी हो जाएगा। ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी। जैसे जैसे वैल्यूज लोगों के अंदर डेवलप होंगे कि एक बड़ी सी भीड़ इकट्ठा होती है और किसी इंसान को मार देती है, ठीक है, और ऐसा चीज हमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया वगैरह में देखने को मिलता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर उसी तरीके से मैंने बताया कि रिजिड विचारधारा में जो जूस आते हैं, पीने वाला जूस नहीं, ये जूस यहूदी, हाँ जूस, ठीक है, जूस। इन लोग का क्या मानना है कि जो अदर लोग हैं वो हमसे प्योर नहीं हो सकते, इसलिए वो जुडाइज्म को एक्सेप्ट करने लायक नहीं है, इसलिए कोई भी जूस दूसरे व्यक्ति को अपने धर्म में कन्वर्ट नहीं करता है, अपने धर्म में कन्वर्ट नहीं करता है, ठीक है। एक रिजिड हो गया। लेकिन वही उलट अगर लिबरल विचारधारा वाले हैं कि जहाँ के रिलीजन लिबरल है, कोई भी कुछ भी सोच सकता है, प्रश्न उठा सकता है, अगर हम भगवान की पूजा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं उस पर सवाल कर सकता है, भगवान का एग्जिस्टेंट है कि नहीं है उस पर सवाल कर सकता है, तो ऐसे को हम कहते हैं लिबरल विचारधारा। और ये चीजें हमें हिंदुज्म में देखने को मिलती है, हिंदुज्म, है ना, हिंदुज्म में कि यहाँ पर डिबेट होते हैं चीजों को लेकर के, कि वाद विवाद होते हैं कि भगवान है कि नहीं है, भगवान है तो उनका क्या पर्पज है, दुनिया क्यों बनाई, उसके पीछे क्या वजह है। लेकिन ये क्रिश्चियनिटी हो गया या इस्लाम हो गया, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तुम डिबेट वगैरह नहीं कर सकते हो, वहां पर किताब में अगर लिख दिया है तो लिख दिया है, बाकी बात खत्म। लेकिन यहाँ पर ऐसे है, तो जहाँ के लोग लिबरल होते हैं, लिबरल रिलीजन होता है, वहां पर आप क्रिटिसिज्म कर सकते हो, वहां पर क्रिटिसिज्म आप कर सकते हो, आपको मारा नहीं जाएगा, ठीक है, आपको मारा नहीं जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो रिलीजन का नेचर चार तरीके का हो सकता है नॉर्मली। तो अगर हम देखें तो क्या होता है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, ये दो तरीका हो गया हमें यूरोप का नजरिया समझने के लिए। लेकिन यूरोप के साथ साथ अगर हमें भारत का नजरिया समझना हो तो भारत में रिलीजन कैसा है, लिबरल है, लेकिन वही हमारे हमारे पड़ोसी में रिजिड है, अफगानिस्तान में रिजिड है, सऊदी अरेबिया या अरेबियन पेनिनसुला में रिजिड है। समझ में आ गया इतना चीज? तो एक हमने एस्पेक्ट देख लिया कि अगर कहीं पर रिलीजियस रीजन, मतलब कि रिलीजियस रीजन क्या हो सकते हैं, कारण क्या हो सकते हैं कि लोगों के अंदर अलग अलग तरीके की वैल्यूज आए। अब जैसे मैंने कहा ब्लास्फेमी एक वैल्यू है, एक लोग इकट्ठा होकर के किसी को मार देते हैं, ये नेगेटिव वैल्यू है, लेकिन ये वैल्यू डेवलप क्यों हुई? क्योंकि वहां का जो रिलीजन है वो रिजिड है, रिलीजन को मानने वाले लोग पुरानी विचारधारा के हैं, वो नई चीजों के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं, एकदम कट्टर है अपने आप को लेकर के, है ना।
क्रिटिसिज्म करना अपने आप में एक वैल्यूज है। तो लिबरल रिलीजन जहां पर है वहां पर लोग क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, है ना। तो किसी भी समाज में अलग अलग तरीके के वैल्यूज डेवलप होने के एक हमने रीजन समझ लिया, रिलीजियस रीजन होता है और उससे किस तरीके की वैल्यूज डेवलप होगी। अब हम समझते हैं आइडियोलॉजिकल रीजन क्या हो सकता है। हाँ, एक ही में डाला है लेकिन है दोनों थोड़े से अलग। रिलीजन में लोग किसी एक इंसान ने कह दिया है उसकी बात को सुनते हैं। अब आइडियोलॉजिकल की बात करें तो ये भी सेम वैसा ही है, इसमें कोई एक इंसान कहता है लोग उसी की बात सुनते हैं। मैं भी समझाता हूँ। आइडियोलॉजिकल देखो, यानी कि किसी की आइडियोलॉजी को मानना। जैसे भारत में बहुत लोग हैं गांधी की आइडियोलॉजी को मानते हैं, बहुत लोग हैं सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी को मानते हैं, बहुत लोग हैं नाथुराम गोडसे की आइडियोलॉजी को मानते हैं। इसी तरीके से दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहां की सत्ता कुछ इस तरीके की है कि लोगों को, पूरे देश को उन्हीं की आइडियोलॉजी को मानना पड़ता है। ऐसा जैसे मैंने बोला तो तुम्हारे दिमाग में आया होगा नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में कोई कौन सा धर्म मनाएगा, कौन कौन सा त्योहार मनाएगा, वो डिपेंड करता है कि वहां का प्रेसिडेंट कौन सा धर्म या कौन सा त्योहार मनाता है ना। प्रेसिडेंट अगर किम जुंग उंग, है ना, किम जुंग उंग यही तो नाम है, किम जुंग उंग ने कह दिया कि हम होली मनाएंगे, तो मजाल किसी की कि वो उस देश में कोई होली ना मनाए, है ना। सब पूरा देश होली मनाएगा, बोलेगा होली सबसे बढ़िया त्योहार है, होली मनाना चाहिए, जो है होली से जो है हमें खाना मिलता है, सब हो जाएगा। बस किम जोंग उंग की बात कहने की देर है। किम जोंग उंग ने कह दिया कि कल से हमें एक दिन का फास्ट रखना है, तो मजाल किसी की कि कोई एक दिन का फास्ट न रखे। ठीक है। तो यहाँ पर किसी का रिलीजन क्या होगा उसके प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, कौन सा त्योहार मनाया जाएगा उसके प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर इनका प्रेसिडेंट, नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट किसी चीज को फॉलो नहीं कर रहा है तो कोई भी उस चीज को फॉलो नहीं करेगा। समझ में आया। तो एक हो गई। अब वहां के लोगों के अंदर एक आइडल ये डेवलप तो हो रहा है ना वैल्यू। अगर उसने कह दिया कि रात को सोना नहीं, सब लोग दिन को सोएंगे, तो वैल्यू हो गई। उनके बच्चे भी रात को नहीं सोएंगे, दिन को सोएंगे। आने वाले जनरेशन कहेगी रात रात तो जागने के लिए होती है, बाकी दुनिया दिन में क्यों जाग रही है, तो उनकी वैल्यू अलग हो जाएगी, है कि नहीं। उसी तरीके से हम अगर बात करते हैं चाइना की। चाइना चाइना में क्या है, कम्युनिस्ट, है ना। चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है। अब चाइना में नॉर्मली देखा जाए तो वहां का कोई भी रिलीजन नहीं है, नो रिलीजन। वहां के जो गवर्नमेंट का कहना है कि हम किसी भी रिलीजन को नहीं मानते हैं। अगर वहां पर कोई लोग है, अलग दूसरे लोग हैं जो किसी किसी रिलीजन को मानना चाहते हैं, तो वो चाइना के गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही उस रिलीजन को मानेंगे। वहां पर जो मुस्लिम होते हैं जो कुरान पढ़ना चाहते हैं वो वही कुरान पढ़ेंगे जो वहां की गवर्नमेंट अप्रूव करेगी। वहां के मस्जिद इस शेप के नहीं हो सकते हैं, जैसे डोम शेप रहता है ना, डोम शेप ये नहीं रहेंगे। उसको तुड़वा करके उसको इस तरीके का छाता की तरह बनवा दिया जाएगा जो चाइना का कल्चर है। तो ये सब बीच में बड़ा ही न्यूज में था कि चाइना सारे मस्जिदों को मॉडिफाई करवा रहा है, अपने चाइनीज कल्चर को थोप रहा है, लोगों को कुरान पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, लोगों को वही कुरान पढ़ने की आजादी है जो चाइना के गवर्नमेंट ने अप्रूव करी है कि नहीं। महिलाओं को वहां पर जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको पूरा बदन ढकने की आजादी नहीं है। उनके कपड़े उनके घुटने के ऊपर ही रहने चाहिए, उससे नीचे नहीं आना चाहिए। अगर उनके कपड़े उनसे घुटने के नीचे आए तो वहां की पुलिस कैंची लेकर घूमती है, कपड़े काट देती है। तो चाइना में कितना भी मुस्लिम महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो, मुस्लिमों के साथ कितना भी दुर्व्यवहार हो, पाकिस्तान को ये चीज नहीं दिखेगी। ओआईसी ओआईसी जो ग्रुप है इन सबको ये सब नहीं दिखेगा। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर में भारत में कुछ होता है तो पाकिस्तान को लगता है कि मुसलमान खतरे में है, ओआईसी को लगता है कि मुसलमान खतरे में है। समझा रहे। हाँ। तो आइडियोलॉजी भी एक वजह होती है किसी
देश या किसी मतलब कि रीजन में अलग वैल्यूज के डेवलप होने का। इतना क्लियर हुआ? तो हमने इसमें से 3 चीजों के बारे में पढ़ लिया। हमने ज्योग्राफिकल रीजन पढ़ लिया, डेमोग्राफिकल रीजन पढ़ लिया, रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल पढ़ लिया। अब हम चलते हैं इकोनॉमिकल रीजन की तरफ। इकोनॉमिकल रीजन, ठीक है। अब देखो, इकोनॉमी तो भाई कई तरीके की होती है ना। कैपिटलिज्म एक इकोनॉमी है, सोशलिस्ट सोशलिस्ट एक इकोनॉमी है, और इकोनॉमी में कई तरीके की एक्टिविटी भी शामिल होती है, बरोबर। तो मैं यहाँ पर 2 खंड बनाता हूँ। एक लिखता हूँ कि नेचर ऑफ इकोनॉमी, नेचर किसका? इकोनॉमी का। और एक लिखता हूँ यहाँ पर कि एक्टिविटी कौन सी हो रही है, एक्टिविटी कौन सी हो रही है। अगर नेचर की बात करो तो मान लो कि कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म यानी जहां पर पैसे को ज्यादा वैल्यू दी जाती है, ठीक है, पैसे को ज्यादा वैल्यू दी जाती है। और दूसरी है सोशलिज्म, जहां पर इंसानों को ज्यादा वैल्यू दी जाती हो, ठीक है। तो पहले हम इनको समझते हैं कि अगर हम कैपिटलिज्म ऐसी कंट्री है जहां पर पैसों को ज्यादा वैल्यू दी जाती है, तो वहां के लोगों के अंदर किस तरीके की वैल्यूज डेवलप होंगी? लोग क्या होंगे? कंपटीशन की भावना ज्यादा रहेगी उनके अंदर, है ना, क्योंकि पैसा कमाना है तो अच्छी जॉब चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए तो कंपटीशन करना ही होगा। तो उनके अंदर कंपटीशन की भावना आएगी, ठीक है। कंपटीशन कंपटीशन के साथ साथ उन्हें सक्सेस का नशा रहेगा। तो हम किसी भी तरीके से सक्सेसफुल हो जाएं, सक्सेस सक्सेस ये एक वैल्यूज डेवलप होकर के आएगी। लोग एक दूसरे को साथ लेकर चलने के बजाय अकेले चलना पसंद करते हैं, भीड़ से निकल जाना पसंद करते हैं, यानी इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअलिज्म ये भावना लोगों के अंदर रहेगी, ठीक है। ये भावना लोगों के अंदर रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट कि वो अपने देश की इकोनॉमी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे एज कंपेयर टू ह्यूमन। तो इकोनॉमी ग्रेटर होगी ह्यूमन से, ठीक है, ह्यूमन से। ये एक चीज हो सकता है। वहीं अगर हम तो इसका हाँ दिखाई नहीं दे रहा क्या? अच्छा, ठीक है, मैं अच्छे से देखो, ऐसी चीज अगर हम देखें तो कैपिटलिज्म के उदाहरण तो चाइना है, कैपिटलिस्ट है। वहां पर जो तुमको ये काम करना है काम करो, और जो काम नहीं करेगा उसके लिए बड़े ही रिस्ट्रिक्शन होते हैं। इसलिए वहां पर तुम देखो, कोई 10वीं क्रॉस कर लिया है, वो कोई न कोई स्किल वो सीख लेगा, चाहे मोबाइल बना लेगा, घड़ी बना लेगा, कुछ न कुछ वो करने उसको आता रहेगा। वहां पर स्किल बहुत तेजी से डेवलप होते हैं। तो एक स्किल भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि लोगों के अंदर स्किल डेवलपमेंट की भावना बहुत तेजी से आएगी कैपिटलिज्म में। लेकिन वहीं अगर हम सोशलिज्म की बात करें तो सोशलिज्म जैसे भारत भारत की वैसे अर्थव्यवस्था तो मिक्स्ड है, कैपिटलिस्ट भी है, सोशलिस्ट भी है, ठीक है। तो हम मिक्स अर्थव्यवस्था वाले हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी वाले हैं। तो हम पहले समझते हैं सोशलिज्म। तो सोशलिज्म में क्या होता है कि सब लोग एक साथ चलना पसंद करते हैं, कि हम एक दूसरे को साथ लेकर के बढ़ेंगे। उसे हम कहते हैं को एग्जिस्टेंस, को एग्जिस्टेंस, है ना। को एग्जिस्टेंस की भावना लोगों के अंदर आएगी। दूसरी चीज, जब सब साथ चलते हैं तो साथ साथ देश का ग्रोथ होता है, किसी भी राज्य का ग्रोथ होता है, तो उसे हम कहते हैं कलेक्टिवनेस, एक साथ ग्रोथ हो रहा है, कलेक्टिवनेस, इसकी भावना आएगी। और लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम, भाईचारा, इन सब की जब भावना आती है तो उसे हम कहते हैं कि उनके अंदर सोशल वैल्यूज डेवलप होते हैं। तो सोसाइटी को हमें अच्छे से चलाना है, कोई गरीब ना रहे, सब लोग अच्छे से एक साथ खाए पिए, सबके घर में रुपया पैसा आए, उसे हम कहते हैं सोशल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज। उनके अंदर सोशल वैल्यूज डेवलप होते हैं, सोशल वैल्यूज डेवलप होते हैं।
इतना क्लियर है? अब अगर हम एक्टिविटी की बात करें तो एक्टिविटी में जैसे देश की इकोनॉमी में वैसे 3 तरीके की एक्टिविटी होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, है ना? तो हम प्राइमरी और टर्सरी की बात करेंगे। प्राइमरी और टर्सरी। प्राइमरी मतलब नेचर से रिलेटेड कोई भी काम होगा वो प्राइमरी के अंडर आएगा, और ट्रांसपोर्ट या सर्विसेज, मैं यहाँ लिख दूं सर्विसेज, सर्विस से रिलेटेड कोई भी काम होगा वो टर्सरी में आएगा। सेकेंडरी इन दोनों को क्या करता है, कंबाइन करके रखता है, इन दोनों को जोड़ कर रखता है सेकेंडरी। तो हम इसलिए सेकेंडरी पर फोकस नहीं, प्राइमरी और टर्सरी पर फोकस करते हैं। अब मान लो कि तुम्हारे देश में सारे लोग खेती करते हैं, सारे लोग को छोड़ दो, गांव में लोग खेती करते हैं, तो गांव के लोगों में जो वैल्यूज होगा, क्या वही वैल्यूज शहरों के लोगों का भी होगा? नहीं होगा। देखो, गांव में लोग खेती करते हैं तो वो नेचर पर डिपेंड रहते हैं। सुबह जैसे ही सूरज निकलेगा, तड़के तड़के 4 बजे 5 बजे उनकी नींद खुल जाएगी, फावड़ा कुदार उठाएंगे, कुल्ला मंजन करेंगे और खेत में चले जाएंगे। और सूरज की गर्मी बढ़ने से पहले ही वो अपना आधा काम खत्म करके वापस घर पे आ जाएंगे, और शाम को फिर से खेत में जाएंगे और रात होने से पहले काम खत्म करके चले आएंगे। यानी दिन में 4 बजे ही अर्ली मॉर्निंग उठ जाना, ये कहाँ के लोगों के अंदर हैबिट बन जाएगी? गांव में। तो गांव में तुम आज देखो, मुर्गा बोलता है उससे पहले ही लोग उठ जाते हैं, है ना? लेकिन वहीं अगर हम शहर में देखें तो शहरों में लोग टर्सरी काम में ज्यादा बिजी होते हैं, सर्विस सेक्टर ज्यादा करते हैं। तो क्या क्या वहां शहरों के लोग सुबह सुबह 4 बजे उठ जाएंगे? नहीं, सुबह 4 बजे नहीं उठेंगे। वो मस्त आराम से ऑफिस के टाइम पे 9 बजे 7-8 बजे उठेंगे, फिर वही तैयार होकर के ऑफिस जाएंगे, काम करेंगे, और रात को जो है 8-9 बजे तक काम करेंगे, फिर रात में लेट आएंगे, खाएंगे पिएंगे, लेट सोएंगे। लाइट की व्यवस्था रहती है, सारा सब कुछ रहता है, टीवी देखते हैं, टाइम पास करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, और रात को लेट सोएंगे 12-1 बजे। जहां यहाँ लोग 1 बजे 2 बजे सो रहे हैं, वहां गांव के लोगों की 2 नींद पूरी हो जाती है। तो ये वैल्यूज अलग अलग हुए कि नहीं हुए? हुए। अब अगर दूसरी चीज अगर हम बात करें कि गांव में जो लोग काम करते हैं उनके काम में स्टेबिलिटी रहती है। क्या रहती है? स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी का क्या मतलब है? जैसे अगर तुम्हारे दादा परदादा, नाना नानी, मामा मामी अगर खेती कर रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि उनकी खेती कोई छीन करके लेके चली जाएगी, या 4 साल खेती करेंगे, 5वें साल बाद अब वो कंपनी में जॉब करेंगे या दूसरे खेत में जाके काम करेंगे। ऐसा तो नहीं है। वो गन्ना उगा रहे हैं तो गन्ना उगाएंगे, चाय उगा रहे हैं तो चाय उगाएंगे, गेहूं उगा रहे हैं तो गेहूं उगाएंगे। मतलब खेती उनका परमानेंट है, वहां उनके काम में स्टेबिलिटी है। जब चाहे छुट्टी ले सकते हैं, जब चाहे खेत में जा सकते हैं, जब चाहे खेत में नहीं जा सकते हैं, वो स्टेबल है। लेकिन क्या सर्विस सेक्टर में स्टेबिलिटी होती है? कोविड के टाइम पीरियड में हजारों लोगों को ले ऑफ कर दिया गया था, यानी उन्हें सर्विस से निकाल दिया गया था। आज भी आईटी सेक्टर में अगर लोगों के अंदर कंपटीशन ना रहे तो उन्हें जॉब से निकाल दिया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो टर्सरी सेक्टर वाले होंगे उनके अंदर स्टेबिलिटी, या उनके जॉब में हमें स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। वहां पर हमें जो डायनेमिक नेचर होता है ये देखने को मिलता है कि बदलते रहता है, फिर जो ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होते रहता है, उतार चढ़ाव होते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे डायनामिक, डायनामिक। ठीक है, डायनेमिक इन नेचर रहता है इनका सर्विस, डायनेमिक इन नेचर रहता है इनका सर्विस। उसके बाद अगर हम बात करें, गांव में लोग एक साथ रहते हैं, कलेक्टिवनेस, कलेक्टिवनेस, है ना? गांव में हर कोई एक दूसरे को चेहरे से पहचानता है, जो उनके पतो है, उनकी बिटिया है। बुड्ढों लोग को देखो, चाय की दुकान पे बैठ जाएंगे और वो जो खंभा रहता है, कौन सा खंभा जिसमें बिजली का तार गया रहता है, उसको गिरा देंगे उधर, 4 बुड्ढे बैठेंगे और बतलाएंगे किसकी पतो नैहर में है, किसके पतो का झगड़ा चल रहा है, कौन जो है अभी किसका शादी हुआ है, कौन किससे क्या कर रहा है, सब पता रहता है उनको। तो गांव में सब एक दूसरे को चेहरे से जानते हैं। हमारे शहर में कौन पड़ोस में रहता है, वो कौन सा काम करता है, क्या हम ये जान पाते हैं? नहीं जान पाते। तो हम शहरों में हमें कनेक्टिविटी या कलेक्टिवनेस देखने को नहीं मिलता है, कलेक्टिवनेस देखने को
नहीं मिलता है। इतना क्लियर है? ओके। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो शहरों में हम जो जॉब करते हैं वो जॉब हो सकता है कि हम ऑनलाइन जॉब कर रहे हो, तो ऑनलाइन जॉब हम मुंबई में रह करके यूएस के क्लाइंट को संभाल सकते हैं, या जर्मनी के क्लाइंट को संभाल सकते हैं, या जो है जापान के क्लाइंट को संभाल सकते हैं। लेकिन गांव में ऐसा तो नहीं है कि तुम अपने घर रह करके पड़ोस वाले गांव की खेती कर सकते हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। तो शहरों में हमें जो सर्विस सेक्टर होते हैं, टर्सरी सेक्टर, इसमें हमें फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। फ्लेक्सिबिलिटी, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम वर्क फ्रॉम होम कर लो, तुम दिन में काम नहीं कर सकते, तुम रात में काम कर लो, ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और यहाँ पर हमें यूनिवर्सल, हम पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाते हैं। यूनिवर्सल यूनिवर्सल वर्क प्लेस मिलता है हमको, लेकिन गांव में ऐसा नहीं है। समझा? तो एक्टिविटी, हमारी इकोनॉमी के अंदर कौन सी एक्टिविटी हो रही है, उसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं, उसी के अकॉर्डिंग उनके अंदर कौन सी वैल्यूज आएंगी, ये डिपेंड करता है। कैसे? नेचर और एक्टिविटी का क्या रोल है, ये समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर इतना समझ में आ गया तो हमने कौन सा देख लिया भाई? ये चौथा एस्पेक्ट भी देख लिया, इकोनॉमिकल। अब हम समझते हैं पॉलिटिकल वाला। ठीक है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट पांचवा। पॉलिटिकल रीजन कि कहाँ कौन से देश की पॉलिटिक्स कैसी है, तो वहां के लोगों की मानसिकता कैसे होगी और वहां के लोगों में कौन सी वैल्यूज आएंगी। ठीक है, अब जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो देश में पॉलिटिकल जो सिस्टम होता है, सिस्टम ये कई तरीके का हो सकता है। हो सकता है कि भारत जैसे देश में जहां पर डेमोक्रेसी है, ठीक है, क्या है? डेमोक्रेसी है। ठीक है, डेमोक्रेसी है। लेकिन कुछ ऐसे देश होंगे जहां पर मोनार्की होगी, मोनार्की, जैसे भूटान, भूटान में आज भी मोनार्की है ना? या डिक्टेटरशिप होगा, डिक्टेटरशिप, नॉर्थ कोरिया, डिक्टेटरशिप, नॉर्थ कोरिया। कुछ कुछ जो ऐसे देश होंगे जो डेमोक्रेसी के अंदर आते होंगे, लेकिन वहां पर रिलीजन का ज्यादा दबाव होता होगा। तो जहां पर रिलीजन का दबाव होता है उसे हम कहते हैं थियोक्रेसी, यानी थीस्ट मतलब जो आस्तिक है, और थियोक्रेसी मतलब जहां पर रिलीजन का ज्यादा बोलबाला है। तो तीसरे टाइप का हो सकता है थियोक्रेसी हो, थियोक्रेसी। अब जब थियोक्रेसी होगा तो कहीं न कहीं ऐसा होगा कि जहां पर लोग सेकुलर भी होंगे। हाँ, थियोक्रेसी है यानी कि एक रिलीजन का दबाव है, किसी देश पर रिलीजन ज्यादा मैटर करता है। कोई ऐसा देश भी तो होगा जहां पर रिलीजन, सारे रिलीजन मैटर करते होंगे, या रिलीजन से कोई लेना देना नहीं होगा, सेकुलर विचारधारा की गवर्नमेंट होगी वहां पर। तो वहां पर जब ऐसे हमें एक दो तीन तरीके के सिस्टम देखने को मिलेंगे, तो ऐसे ही अलग अलग लोगों की वैल्यूज भी तो उस पर डेवलप होंगे। अब जैसे अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो भारत में एक हवाई जो चप्पल होता है, हवाई चप्पल मतलब जानते हो ना, उसको कहते हैं हवाई चप्पल है, पैरागॉन के चप्पल को हवाई चप्पल कहते हैं लोग। तो चप्पल पहनने वाला इंसान भी हेलीकॉप्टर में जा रहे प्रधानमंत्री को गाली दे सकता है। यहाँ पर वो ऐसा कुछ मतलब कि समझ में आया कि कोई अ, उनको कुछ बोलने वाला नहीं है। लेकिन यही नॉर्थ कोरिया में करके बताओ, तुम थे, तुम्हारा खानदान था, इस बात का भी पता नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? तो यानी हमें डेमोक्रेसी में लोगों के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच ये देखने को मिलता है, लेकिन मोनार्की या डिक्टेटरशिप में हमें ये देखने को नहीं मिलता है। फ्रीडम या मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें देखने को वहां पर नहीं मिलता है। हम डेमोक्रेसी में रह करके किसी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मोनार्की या डिक्टेटरशिप में हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। इससे मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं, देखो कि मोनार्की या डिक्टेटरशिप का किस तरीके का प्रभाव पड़ता है। जैसे राजा है, किंग,
राजा होगा तो उसकी रानी भी होगी, किंगनी, नहीं क्वीन होती है, ठीक है, क्वीन है। अब इसके जो है मंत्री भी होंगे, मिनिस्टर, मिनिस्टर है तो उनके संतरी भी होंगे, संतरी, संतरी मतलब जो देख रेख करता है, जो द्वारपाल वगैरह खड़ा रहता है, ठीक है। उसके बाद आती है जनता। तो देखो, जैसे राजा ने एक बात कह दी, राजा ने क्या कहा, राजा ने बोला रात है, राजा ने क्या बोला, रात है। तो राजा ने बोला रात है तो रानी ने भी बोला रात है, यानी राजा बोला रात है, रानी बोली रात है। जब राजा रानी दोनों ने रात बोल दिया तो मंत्री भी बोला रात है, और मंत्री बोला तो संतरी भी बोला रात है, यानी राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोली रात है। जब इन सब ने रात बोला तो जनता ने भी बोला हाँ हाँ भाई रात है। लेकिन ये सारी की सारी घटना, कह रहा है कवि कि ये सारी बातें ये सुबह सुबह की बात है, ये सुबह सुबह की बात है। क्या कहा मैंने, राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोली रात है, जनता बोली रात है, लेकिन यह सुबह सुबह की बात है। समझ में आया? तो जनता वही कहेगी जो राजा या रानी कहेंगे, जो राजा या रानी कहेंगे, ठीक है। तो मोनार्की या डिक्टेटरशिप के अंदर कैसी वैल्यूज डेवलप होंगी ये तो हमें समझ में आ गया। अब अगर हम बात करें कि ऐसा सिस्टम हो जहां पर थियोक्रेसी हो, यानी किसी देश पर धर्म का बहुत बड़ा बोलबाला हो, ठीक है, धर्म का, तो वहां पर हम देखेंगे कि लोग एक ही रिलीजन को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, सिंगल रिलीजन, सिंगल रिलीजन। वहां अगर कोई अदर रिलीजन का लोग होंगे तो उनका जीना बड़ा ही मुश्किल कर देंगे लोग, ठीक है। उनकी जो वैल्यूज होंगी वो रिलीजन को लेकर ही उत्पन्न होंगी कि हमको भगवान की पूजा करनी है, हमको इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, हमको तो सिर्फ स्वर्ग में जाना है, हमें 72 हूरें मिलेंगी। वो इसी सब के बारे में पड़े रहेंगे। उनको इकोनॉमी क्या होती है नहीं मतलब, हम IAS PCS बन जाए कोई मतलब नहीं है, देश को बचाना है कोई मतलब नहीं है, दूसरों को मारो 72 हूरें तुम्हें मिलेंगी, ये मतलब है। तो थियोक्रेसी में लोगों के अंदर उनके ब्रेन वॉश किया जा सकता है, दूसरों के प्रति भड़काया जा सकता है धर्म का सहारा लेकर के। लेकिन जहां पर सेकुलरिज्म होगा, जहां पर लोग एक दूसरे को मतलब कि सारे रिलीजन को देख रहे होंगे, एक दूसरे के रिलीजन के ऊपर हम क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, तो वहां पर हमें फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगी, फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी। और लोग एक दूसरे के रिलीजन का रेस्पेक्ट भी करेंगे, एक दूसरे के रिलीजन का रिस्पेक्ट भी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हम देख सकते हैं कि भाई अलग अलग दुनिया में, अगर मैं यहाँ पर जस्ट गिव मी अ सेकेंड, where it is geography, अगर हम इस इमेज को देखें तो इस पूरी पृथ्वी पर अलग अलग जगह हमें अलग अलग रिलीजन, अलग अलग सोच वाले लोग देखने को मिल जाते हैं, और उसके पीछे क्या वजह है वो हमने ये 5 वजह देखी। इनमें से किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत है कहीं? अगर इतना क्लियर है तो आज के लिए हम यहाँ रखते हैं और बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट सेक्शन में